हेलो बच्चों, मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और आज हो सका तो अपन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो अपन चैप्टर पढ़ रहे थे उसे आज कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, गैल्वेनोमीटर अपन डिस्कस कर रहे थे बच्चों, और गैल्वेनोमीटर में लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो है चल कुंडली धारा मापी, है ना। और उसके अंदर भी निलंबित कुंडली धारा मापी को हमने डिस्कस किया था। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं उनके लिए निलंबित कुंडली धारा मापी या चल कुंडली धारा मापी जो है वो आप वही बना करके काम करके आएंगे, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जिसे हम बोलते हैं। अब हो क्या रहा है थोड़ा सा ये भी समझिए। नेक्स्ट जो आती है, दूसरी आती है किलकित कुंडली धारा मापी, है ना, जिसे वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। आज अपन उसे डिस्कस करेंगे बच्चों। तो उससे पहले कल मैंने आपको कहा था कि मैं अपने वीडियोस को वैसा ही बना रहा हूं बच्चों जैसा कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। मैं पूरी कोशिश करता हूं बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आए, बशर्ते कि आप वीडियो पूरा देखें, है ना। आप वीडियो को आधे बीच में ही अगर आप छोड़ दोगे बच्चों फिर क्या समझ में आएगा। हाँ, खाना अगर आधा ही खा करके उठ जाएंगे तो फिर क्या वो आपके शरीर को शक्ति दे पाएगा? चांसेस मेरे को तो नहीं लगते हैं कि वो इनफ एनर्जी आपको दे पाएगा। तो जिस तरीके से हम खाना पूरा खा करके उठते हैं, आप वीडियो को एक बार पूरा देखें, मेरी गारंटी है बच्चों आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जितना हो सके उतना आपको मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं मेरा 100% पूरा देने की कोशिश करता हूँ वीडियो के अंदर। आपने कहा वीडियो को बड़ा बनाओ, मैंने वो भी किया, लेकिन आप कम से कम उस पूरे वीडियो को देखो तो सही। मेरे लिए तो ये बढ़िया था, मैं 25 मिनट का वीडियो बनाता, कम से कम बच्चे पूरा देख लेते थे उसको। लेकिन जब से 1 घंटे का वीडियो बना रहा हूँ, अब सारे के सारे डाउनलोड लगा रहे हैं। वो साफ साफ दिखाई देता है उसके अंदर, मेरे पास में टाइम आता है उसमें पता चलता है कि हाँ ये सारे के सारे बच्चे जो हैं वो डाउनलोड लगा करके काम कर रहे हैं। खैर मैं समझ सकता हूँ कि स्पीड कई जगह कम आती है, इस कारण ऐसा संभव है, बच्चे डाउनलोड लगा करके कंटिन्यूस देखने की कोशिश करते हैं। चलो आप जैसा भी करें, पढ़ें इसे। मैं ऐसा ही कह रहा हूँ कि बस वीडियो पूरा देखो तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो इस चैनल के ऊपर कोई भी बच्चा आए तो वो सब्सक्राइब न करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मेरा वीडियो ऐसा ही बनाना चाहता हूँ कि एक बार बच्चे ने देखा तो उसे सब्सक्राइब करना ही करना है। तो ये जो नॉट सब्सक्राइब्ड वाला जो पॉइंट आता है ना यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर, वो मेरे को 0 करके रखना है। हालांकि 0 करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्राई एफर्ट कर सकते हैं और वो मैं पूरा करूँगा। ऑलराइट, चलिए तो आज जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है किलकित कुंडली धारा मापी, जिसे पावटेड टाइप गैल्वेनोमीटर या वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर अंग्रेजी में बोलते हैं। तो लिख लेता हूं मैं, किलकित कुंडली धारामापी। और धारामापी है तो इसका मतलब ये समझ ही लीजिए कि धारामापी धारा का संसूचन करेगी, पता लगाएगी कि धारा बह रही है या फिर नहीं बह रही है। एक और चीज़ मैं शायद कल वाले वीडियो में बताना भूल गया हूँ, वैसे अपने बुक में इंडिकेट भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि धारामापी कैसी युक्ति है बच्चों, तो ये बात ध्यान में रखना, इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट। कैसा है ये युक्ति? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ये वर्ड जो है ना, ये मैंने कई जगह सर्च किया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, हर जगह विद्युतीय युक्ति ही लिखा हुआ आया, लेकिन इसके अंदर विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए ये मेरे को इतना सही नहीं लगा। लेकिन द थिंग इज़, अगर आप किसी एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है कि धारामापी कैसी युक्ति है, तो ये बात ध्यान में रखना, अंग्रेजी का वर्ड समझ लीजिएगा, उसके बगल में हिंदी का पेपर आता है तो उसके बगल में अंग्रेजी का पेपर भी आता है, ठीक है। तो वहाँ लिखा हुआ होगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल, है ना। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए तो किलकित कुंडली धारामापी को अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, तो आज मैं बनाता हूँ डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम आप शायद 2 बार और बनाएंगे। आप क्या, मैं भी आज 2 बार और बनाने वाला हूँ, क्योंकि यही वो धारामापी है जिसे हम आसानी से अमीटर या फिर वोल्टमीटर में बदल पाते हैं, है ना। किलकित कुंडली धारामापी को ही अमीटर या वोल्टमीटर में बदला जाता है। तो सबसे पहले बनावट को समझिए, इसके अंदर बनावट में क्या चीज़ आती है। आंसर है, इसके अंदर बच्चों एक आयताकार कुंडली होती है ना, और उस आयताकार कुंडली के मध्य में
नर्म लोहे का एक बेलन होता है, और ये आयताकार कुंडली में बना रहा हूँ। ये ऐसा, ये आयताकार कुंडली बना दी, और इस आयताकार कुंडली पर क्या लपेटे हुए होते हैं? विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेटे हुए होते हैं, या विद्युत रुद्ध तांबे के तार के अनेक फेरे होते हैं। ठीक है। फिर इस आयताकार कुंडली के मध्य में एक बेलन अथवा गोला होता है, नर्म लोहे का, मुलायम लोहे का, जिसे क्रोड बोलते हैं। ये अंदर वाले को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? क्रोड बोलते हैं। तो ये कुंडली, और कुंडली के मध्य में क्रोड, बेलनाकार क्रोड, जो कि किसकी बनी हुई है? नर्म लोहे की बनी हुई है। अब इस किलकित कुंडली धारामापी में क्या होता है बच्चों? जिस तरीके से निलंबित कुंडली धारामापी में एक तार की सहायता से लटका दिया जाता है ना कुंडली को, इसमें लटकाते नहीं हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? दो किलकों की सहायता से, दो किलकों की सहायता से, ये ऐसा, मैं ऊपर वाले को, चलो मैं हेडिंग को हटा रहा हूँ, आप सभी को समझ में आ गया होगा, और इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है वो हेडिंग समझ लीजिएगा। पाइवटेड या फिर वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर है ना। चलिए, तो ये किलकों को चूल भी आप कह सकते हैं। तो ये चूल है, की सहायता से इस आयताकार कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंडों के मध्य व्यवस्थित किया जाता है। शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंड कुछ ऐसा बनाएंगे, बनाने का तरीका देखें, कुछ ऐसा बनाएं, फिर ये लाइन सीधी लेकर के जाएं, ऐसा, और ये ऐसा, ये बनाने का तरीका हो जाएगा। और ये चुंबकीय ध्रुवखंड कौन से आकार के होते हैं बच्चों? हाँ, अवतलाकार होते हैं। कैसे होते हैं ये चुंबकीय ध्रुवखंड? अवतलाकार होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर इस कुंडली को हेयर स्प्रिंग की सहायता से, कौन सी स्प्रिंग की सहायता से? हेयर स्प्रिंग। ये इस तरीके की जो स्प्रिंग है ना बच्चों, आप आसानी से देख पाएंगे अगर आपने कभी कोई मोटर वाली कार को अगर खोला है ना, तो इस तरीके की स्प्रिंग आपको दिखाई दे जाएगी, ऐसे गोल 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 आपको दिखाई देगी। ये मोटर कारों में बहुत सारी, जो मोटर कार कौन सी, जो बच्चे खेलते हैं ना, उन वाले में, की सहायता से T1 व T2 संयोजक पेचों से जोड़ दिया जाता है। इन हेयर स्प्रिंग का संबंध किससे होता है बच्चों? संयोजक पेच T1 और T2 से होता है। ठीक है, तो मतलब एक तो रेड कलर होगा और एक ब्लैक कलर होगा। आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम है ना, कि एक रेड नोब होती है, ब्लैक नोब होती है। ठीक, तो जिससे, जिनके मध्य कुंडली को, मतलब धारामापी को संयोजित किया जाता है। फिर रीडिंग को कैलकुलेट करने के लिए एक हल्के एल्यूमिनियम के संकेतक का उपयोग किया जाता है। ये पॉइंटर जिसे हम बोलते हैं ना, वो संकेतक है। ठीक, इसे संकेतक लिख दीजिए, संकेतक। ये चूल था, ये स्प्रिंग है जिसे हेयर स्प्रिंग भी बोलते हैं, क्रोड लिखा हुआ है ही, और यहाँ पर आप शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंड लिख सकते हैं, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंड। और कैसे ध्रुवखंड है? ये अवतलाकार है। अवतलाकार ध्रुवखंड क्यों यूज करते हैं? ताकि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त किया जा सके। ये टॉपिक थोड़ा सा अपना छूटा हुआ है, वो मैं आपको करवाऊंगा जरूर।
फिर आप अगर धारामापी को देखेंगे तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इसमें बीच में क्या होता है बच्चों, 0 की रीडिंग होती है और फिर इसके बाद में ये रीडिंग चलती रहती है 10, 20 और आगे 30। ऐसे ही यहाँ पर 10 और इस तरफ बना दीजिएगा 20 ऐसा, लेकिन बीच में इसमें क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपकी कौन सी है बच्चों, ये है पावर्टेड मतलब किलकित कुंडली धारा मापी, जिसके अंदर अब वापस से सुन लो, बनावट के अंदर आप क्या लिख करके आओगे, एक किलकित कुंडली धारा मापी के अंदर आयताकार एल्यूमिनियम की फ्रेम को, जिस पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेटे हुए होते हैं, को चूल अथवा किलकों की सहायता से शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंडों के मध्य व्यवस्थित किया जाता है। इस कुंडली के मध्य बेलन अथवा गोले के आकार का नर्म लोहे का क्रोड होता है। फिर यह आयताकार कुंडली स्प्रिंग की सहायता से T1 व T2 संयोजक पेच से संबंधित होती है एवं पाठ्यांक को प्राप्त करने के लिए एल्यूमिनियम के हल्के संकेतक का उपयोग किया जाता है। आपका ये खत्म हो चुका है, ठीक। फिर चुंबकीय ध्रुवखंड, आप थ्योरी को बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं कि चुंबकीय ध्रुवखंडों का आकार कैसा होता है, अवतलाकार होता है। फिर उसका कारण लिख दीजिए, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए इनका आकार कैसा होता है, अवतलाकार होता है। इस तरीके से आपकी थ्योरी बढ़ जाएगी। ये बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि किसकी सुग्राहिता ज़्यादा होती है, सेंसिटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, किलकित कुंडली धारामापी की या फिर निलंबित कुंडली धारामापी की, आपका आंसर होना चाहिए निलंबित कुंडली धारामापी की। वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ज़्यादा बढ़िया होती है। लेकिन यूज़ किसका किया जाता है, इसका किया जाता है। कारण क्या है बच्चों, आप वहाँ पे निलंबित कुंडली धारामापी को है ना, आप एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि उसके अंदर अपन बोल रहे हैं लैंप स्केल मेथड यूज़ किया जाता है, तो वो लैंप जो है वो भी उसके साथ में बार बार साथ में चलेगा। अब भाई साहब, जिस तरीके से आप लैब के अंदर यूज़ करते हो ना इंस्ट्रूमेंट को, तो ये गैल्वेनोमीटर अगर ऐसा कुछ होगा तो आप बोलते हैं ये ले पकड़ गैल्वेनोमीटर, ऐसे ही उसी दीवार के ऊपर, उस लैब के ऊपर सरका दोगे अगले को, इतनी देर में तो उसके लैंप वैम्प सब कुछ इधर उधर जाते हुए दिखेंगे, ठीक है, अगर वो निलंबित कुंडली धारामापी होती तो, ठीक है। इसलिए हम ये पाइवटेड मतलब वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, इसको ऐसे ठोकर भी दे दोगे तो ज़्यादा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये संभाल लेती है अपने आप को, है ना। ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जो जल्दी से ख़राब हो जाए, एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है ये, ठीक। तो अच्छा खासा सॉलिड इक्विपमेंट होता है, इसलिए इस पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने ज़्यादा ही ठोकर दे दी तो प्लास्टिक की बॉडी टूट जाती है, ठीक, और बॉडी टूटने के कारण संकेतक के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। अदरवाइज तो इट इज़ ऑल गुड, आराम से आप इसको ऐसा 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 प्रैक्टिकल करते टाइम हिला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे हिलाना नहीं चाहिए क्योंकि आप हिलाओगे तो पॉइंटर भी हिलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये खराब नहीं होता है आसानी से, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसकी सुग्राहिता कम होती है, किलकित कुंडली धारामापी की सुग्राहिता निलंबित कुंडली धारामापी की सुग्राहिता से कम होती है, फिर भी प्रायोगिक तौर पर इसी का ही उपयोग किया जाता है, किलकित कुंडली धारामापी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है आज अपने पास में वो है शंट। एक बहुत बढ़िया पॉइंट है ये शंट। शंट क्या होता है बच्चों, तो हम बोलते हैं अत्यल्प परिमाण का प्रतिरोध। अत्यल्प परिमाण का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, शंट कहलाता है। अब हमें यहाँ पे इस चैप्टर में ये शंट की रिक्वायरमेंट पड़ क्यों रही है, तो आप ये थोड़ा सा समझिए। अगर ये गैल्वेनोमीटर, ये पूरी की पूरी युक्ति को मैं ऐसा बनाऊँ जी, ठीक है, और जी का ये वाला सिरा T1 हो जाए और ये वाला सिरा T2 हो जाए, ठीक है, यही तो होंगे जिनसे आप तार को कनेक्ट करोगे कि धारा बह रही है नहीं बह रही है, परिपथ में आप इसको लगाओगे। अब लेट सपोज करो जहां आपने गैल्वेनोमीटर लगाया है बच्चों, ठीक, वहां से जो धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा मान लीजिए, ये अगर आई धारा बहुत ज़्यादा है बच्चों, तो क्या होगा, ये जो गैल्वेनोमीटर का ये जो अंदर का ये तांबे के तारों से लपेटी हुई कुंडली है ना, ये बच्चों जल जाती है। ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी तो ये गर्म होगी, गर्म होगी, तांबे के तार गर्म होंगे, तांबे के तार अगर ज़्यादा गर्म हो जाएंगे तो कुंडली क्या हो जाएगी, जल जाएगी, क्षति हो जाएगी कुंडली को,
ठीक, ये संभव है। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा धारा एकदम से आ गई, लेट सपोज करो 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही थी, शुरुआत में कितनी धारा प्रवाहित हो रही थी, 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती, और किसी समय ऐसा फ्लक्चुएशन हुआ सर्किट के अंदर कि ये 0.5 एम्पियर से कन्वर्ट हो गई 50 एम्पियर में या 5 एम्पियर में, तो 5 एम्पियर में कन्वर्ट होती है तो 10 गुना बढ़ रही है, और 50 एम्पियर में कन्वर्ट होती है तो 100 गुना बढ़ रही है, धारा एकदम से ही बढ़ जाती है, ऐसा मान करके चलते हैं। तो क्या होगा, एकदम से बढ़ जाएगी तो ये जो पॉइंटर है ना, ये जो 0 पे था एकदम से झटके से जाकर के गिरेगा कहाँ पर, 30 के पास में, ठीक है, झटके से जाके दूसरी तरफ गिरेगा, तो ये संभव है कि वहाँ पर वो टकराएगा जिस चीज़ से, उससे या तो ये पॉइंटर टूट जाएगा या फिर ये टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, मुड़ जाएगा, ठीक, ये भी संभव है। तो किसी न किसी तरीके से अगर बहुत अधिक परिमाण की धारा प्रवाहित हो जाती है गैल्वेनोमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर को क्षति पहुंचती है। वो क्षति कैसे हो सकती है, या तो उसकी आयताकार कुंडली जल जाएगी गर्म होकर के, ठीक है, या फिर उसका जो संकेतक है वो टूट जाएगा या फिर मुड़ जाएगा, और हमें ऐसा नहीं होने देना है, हमें हमारे गैल्वेनोमीटर को बचाना है भाई, पैसों का आता है, ऐसे थोड़ी खराब होने देंगे, ठीक। चलिए, तो क्या किया जाता है बच्चों, इस गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक अत्यल्प परिमाण का प्रतिरोध, जिसे शंट कहा जाता है, वो लगाया जाता है। क्या फ़ायदा होगा, अगर इसका प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध की तुलना में कम है, जैसे लेट सपोज करो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 100 ओम है, ठीक, और शंट का प्रतिरोध 1 ओम है, और यहाँ से बच्चों धारा आ रही है I, तो बताओ इस धारा I का अधिकतम भाग किससे गुजरेगा, गैल्वेनोमीटर से गुजरेगा या शंट से गुजरेगा। आंसर है धारा वहाँ से ही जाने का प्रयास करती है जहाँ प्रतिरोध का मान कम होता है, तो फिर इस धारा I का अधिकांश भाग यहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा, बचा हुआ यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ से 100 एम्पियर धारा आ रही होती ना, तो लगभग ऐसा होता कि 100 में से शायद, समझना इस चीज़ को, 100 में से शायद 1 या फिर 1 एम्पियर से कम धारा तो इससे गुजरती, बची 99 एम्पियर धारा यहाँ से गुजरने का प्रयास करती, ठीक है, इससे गुजरने का प्रयास करती। तो कुल मिलाकर के इसमें तो 1 एम्पियर या उससे कम ही गई, ठीक, कम गई, तो फिर क्या इसकी क्षति होगी, आंसर है नहीं होगी, ठीक। तो शंट को कहाँ लगाया जाता है, आंसर है गैल्वेनोमीटर के हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ताकि गैल्वेनोमीटर को विभिन्न क्षतियों से बचाया जा सके, इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, शंट का उपयोग किया जाता है। तो वापस से समझिए कि जब, पहले तो बता देता हूँ थ्योरी को, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है शंट की थ्योरी को। हम लिखेंगे गैल्वेनोमीटर का उपयोग परिपथ में प्रवाहित धारा के संसूचन में किया जाता है, लेकिन यह संभव है कि किसी समय यदि अधिक परिमाण की धारा यकायक गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होती है, तो गैल्वेनोमीटर की कुंडली के तांबे के तार गर्म होकर के जल जाते हैं, जिससे गैल्वेनोमीटर को क्षति पहुंच सकती है, अथवा गैल्वेनोमीटर का संकेतक झटके से किसी अन्य चीज़ से टकराकर टूट जाता है अथवा मुड़ जाता है, यह भी गैल्वेनोमीटर को क्षति पहुंचाता है। इस प्रकार की क्षतियों से गैल्वेनोमीटर के रखरखाव हेतु या गैल्वेनोमीटर के बचाव हेतु, इस प्रकार की क्षतियों से गैल्वेनोमीटर के बचाव हेतु गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक अत्यल्प परिमाण का या एक कम परिमाण का प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। कौन से क्रम में, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, जिसे क्या कहा जाता है, शंट कहा जाता है, ठीक है। ये किसकी परिभाषा हो गई, ये शंट की परिभाषा हो गई है बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा और सही बना देता हूँ। तो सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा, ये गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में किसको लगाया गया है, शंट को लगाया गया है, ठीक। अब ये समझिए कि यहाँ से मूल धारा जो है वो I आ रही है, और इस I का जो भाग गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित हो रहा है उसे हमने लिखा IG, और जो भाग किससे, शंट प्रतिरोध से गुजर रहा है उसे हमने लिखा IS,
ठीक है, ये दोनों समांतर क्रम में है। और अगर मैं यहाँ पर KVL लगाता हूँ इस पर्टिकुलर नोड के ऊपर या जंक्शन के ऊपर, अगर मैं KVL नहीं KCL लगाता हूँ, है ना, कौन सा नियम, किरचॉफ का धारा का नियम या प्रथम नियम, ठीक, इस नियम के अनुसार, संधि के नियम के अनुसार I बराबर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होना चाहिए। तो I बराबर क्या होगा बच्चों, IG प्लस IS होगा, क्या यही होगा। तो यहाँ से अगर मेरे को IS निकालना पड़ जाए तो IS वास्तविकता में क्या हुआ, I माइनस IG होगा, नहीं होगा, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया है। अब देखो थोड़ा समझिए, चूंकि ये दोनों समांतर क्रम में है, अगर समांतर क्रम में है तो जितना विभव पतन इसके अक्रॉस होगा, इसके सिरों के मध्य होगा, उतना का उतना विभव पतन इसके सिरों के मध्य भी होना चाहिए। विभव पतन का मतलब क्या हुआ बच्चों, विभवांतर। जितना विभवांतर इसके सिरों पर है उतना का उतना विभवांतर इसके सिरों पर है। कहने का मतलब ये है कि हम लिखते हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर G के अक्रॉस बराबर होना चाहिए विभवांतर शंट प्रतिरोध के अक्रॉस, ठीक। अब विभवांतर क्या होता है, IR, इसमें बहने वाली मतलब गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा कौन सी है बच्चों, IG है, ठीक। और इसका प्रतिरोध कितना गैल्वेनोमीटर का, G, तो IR, R की जगह G लिखा है जो प्रतिरोध है उसका। फिर इसके लिए देखो भाई I कौन सी है, IS, प्रतिरोध कौन सा है, S। बात समझ में आ गई है। चलिए अब यहां से अगर मैं एक कॉम्बिनेशन देखूं किसका बच्चों, IG डिवाइडेड बाय IS का, इनका अनुपात अगर मैं देखूं तो मेरे को ये क्या प्राप्त होगा, S डिवाइडेड बाय G प्राप्त होगा। इसी तरीके से मैं अगर इसका उल्टा लिखूं, IS बटा IG भी लिखता हूं, तो फिर ये क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, G बटा S हो जाएगा। क्लियर है ये बात। चलिए अब अगर आपको कुछ भी निकालना हो मतलब अगर शंट निकालना हो तो ये G को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। IS शंट में प्रवाहित धारा निकालनी है तो फिर ये क्या होगा, ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, IS इधर आ जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप आसानी से यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक। एक तरीका और भी है, शंट को और कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है वो भी आप समझ सकते हैं। देखिए एक तरीका और बताता हूँ, अगर दोनों तरफ मैं एक को जोड़ दूँ तो क्या होगा बच्चों, IG बटा IS प्लस 1 कर दिया तो यहाँ पर भी S बटा G प्लस क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। अब आप क्या करो, लघुत्तम लो, लघुत्तम लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे IS आएगा क्या, और यहाँ पर क्या आएगा, IG प्लस IS इससे गुणा हो जाएगा। बराबर में यहाँ पर देखो क्या आएगा, S प्लस G बटा G, ठीक। गौर कीजिए, IG प्लस IS, I हो गया क्या, तो I बटा IS बराबर क्या हो गया, S प्लस G बटा G। यहाँ से IS शंट में प्रवाहित धारा निकाली जा सकती है, बताओ निकाली जाएगी नहीं निकल जाएगी, ये इधर ले आओ, IS इधर लेकर के आगे, इसको इससे गुणा करो तो G ऊपर, नीचे क्या S प्लस G, गुणा होगा किससे, I से, शंट में प्रवाहित धारा इस तरीके से निकाली जाएगी। मूल धारा है ये, G गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, S शंट प्रतिरोध और ये G गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। इस तरीके से काम किया जाएगा। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें क्योंकि मोस्टली न्यूमेरिकल अपन इसी कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं बच्चों। आगे अगर ये करना चाहें तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपके न्यूमेरिकल का पोर्शन जो है वो इससे आप बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला है। एक ये चीज़ और एक ये चीज़, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें ज़्यादा, है ना। चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्या होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जो अपन डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ये शंट समझ में आ गया। शंट के बाद में अपन देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर का अमीटर में रूपांतरण। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर एंड वोल्टमीटर। क्या भाई, गैल्वेनोमीटर का
वोल्टमीटर नहीं, अमीटर में, वोल्टमीटर लास्ट में पढ़ेंगे, का अमीटर में रूपांतरण। चलो, तो आपको सबसे पहले अमीटर के बारे में पता होना चाहिए कि अमीटर होता क्या है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी तो हमें पता है कि धारामापी क्या होता है, अमीटर क्या होता है वो समझिए। तो अमीटर के बारे में बता रहा हूँ सबसे पहले। अमीटर वो विद्युतीय युक्ति है जो कि धारा का मापन करती है। ये क्या करती है? धारा का मापन। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? धारा का संसूचन। गैल्वेनोमीटर तो पता लगाता है कि बह रही है या फिर नहीं बह रही, और अमीटर पता लगाता है कि अगर बह रही है तो फिर कितनी बह रही है ना। अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो फिर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, ठीक है। वो कौन काम करता है? अमीटर काम करता है, ठीक। तो अमीटर क्या करता है? प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करता है। तो धारा का मापन कौन सी युक्ति के द्वारा किया जाता है? अमीटर के द्वारा किया जाता है। फिर अमीटर जो है वो परिपथ में कैसे लगा हुआ होता है? श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में? तो ओम का नियम याद आ रहा है क्या आपको? ऐसे ओम के नियम में ये प्रतिरोध हुआ करता था, प्रतिरोध के समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगाते थे और फिर श्रेणी क्रम में क्या लगाते थे? अमीटर लगाते थे। और कुछ ऐसा यहाँ पे कुंजी मान लो आप, ठीक। तो आप ऐसा समझ पाएंगे कि ये जो अमीटर है वो परिपथ में कौन से क्रम में लगता है? ध्यान में रखना, अमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में लगता है, जबकि वोल्टमीटर परिपथ में समांतर क्रम में लगता है, युक्ति के समांतर क्रम में लगता है। ये बात सदैव ध्यान में रखिएगा। तो अमीटर परिपथ में, दूसरा पॉइंट इसका, परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, सॉरी समांतर नहीं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तीसरा, अगर ये धारा का मापन करता है बच्चों, ठीक, तो इससे गुजरने वाली सारी की सारी धारा किससे गुजरनी चाहिए? अमीटर से गुजरनी चाहिए। अगर अमीटर से सारी धारा गुजरे बच्चों, तो अमीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होना चाहिए या फिर बहुत कम होना चाहिए? हम बोलते हैं कि धारा वहाँ से आसानी से गुजर पाती है जहाँ प्रतिरोध कम होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखो कि अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होगा तो ही धारा इससे आसानी से गुजर पाएगी। तो एक वास्तविक अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, समझना, वास्तविक या प्रायोगिक अमीटर जो आप यूज करते हो लैब में, और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बच्चों? 0 होता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको थ्योरी में लिखनी है, ठीक है। तो आप क्या लिख करके आएंगे? हमें ज्ञात है कि अमीटर वह विद्युतीय युक्ति है जिसका उपयोग धारा के मापन में किया जाता है। यह परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है एवं एक वास्तविक अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जबकि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 माना जाता है। ये आपको किस में रख के आना है? थ्योरी में करके आना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप थ्योरी में लिख देंगे, लाइन कंटिन्यू कर सकते हो आप इस चीज़ को, ठीक। अब हमें क्या करना है? अमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सॉरी, गैल्वेनोमीटर को, धारामापी को किस में कन्वर्ट करना है? अमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब कन्वर्जन देखो कि कन्वर्जन कैसे किया जाएगा। तो एक धारामापी का प्रतिरोध, थोड़ा सा लॉजिक समझो, याद नहीं रखना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लॉजिक समझोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रह जाएगा कि कैसे किया जा सकता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज़्यादा है और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध अगर कम कर दिया जाए तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब अगर किसी भी चीज़ का प्रतिरोध ज़्यादा है और आपको उस चीज़ का तुल्य प्रतिरोध कम करना है तो आप क्या करेंगे? समांतर क्रम में, कौन से क्रम में? समांतर क्रम में अत्यल्प प्रतिरोध लगा दो, ठीक। तो हम बोलेंगे, अब कन्वर्जन में क्या पढ़ेंगे? तो हम ऐसा समझते हैं कि किसी गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर हुआ, ठीक, और ये गैल्वेनोमीटर का ये मान लीजिए कि ये T1 है और ये गैल्वेनोमीटर का क्या माना आपने? T2 माना,
है ना, और इससे भी तार ऐसा बाहर की ओर निकल रहा है और इससे भी बाहर की ओर निकल रहा है। अगर हमने इस गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अत्यल्प प्रतिरोध लगा दिया, क्या लगा दिया बच्चों? अत्यल्प प्रतिरोध, क्या? शंट प्रतिरोध लगा दिया, तो फिर यह संपूर्ण युक्ति ही पूरी की पूरी ये क्या होगी बच्चों? अमीटर कहलाएगी। इसका मतलब ये है कि किसी भी धारा मापी के समांतर क्रम में अत्यल्प परिमाण के शंट प्रतिरोध को लगा देने पर वह धारा मापी अमीटर में परिवर्तित हो जाती है। देखो तुल्य प्रतिरोध कम हो गया क्या? और तुल्य प्रतिरोध कम किसका? अमीटर का। अब अगर आपको इस डायग्राम के अंदर यही काम करना है तो फिर किस तरीके से किया जाएगा वो समझने लायक बात है बच्चों। देखिए ये थोड़ा समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर T1 और T2 को ऐसा बनाओ, ये शक्तिशाली चुंबक को मैं यहाँ से ऐसा हटा देता हूँ। आप बस ध्यान में रखिएगा ये शक्तिशाली चुंबक है। तो ये T1, ठीक है, और ये T2, और इससे भी एक तार ऐसा जुड़ा हुआ है, इससे भी एक तार जुड़ा हुआ है। ये जो मैंने ऐसे बना रखे ना, ये वाले तार कौन से हैं? ये, ठीक। अब इन दोनों का संपर्क भी होना चाहिए, किससे? शंट प्रतिरोध से। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों के मध्य आपको क्या लगाना पड़ेगा? शंट प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अब ये भी क्या बन चुका है? ये पूरा का पूरा क्या बन चुका है बच्चों? अमीटर बन चुका है। क्यों? क्योंकि आपने शंट लगा दिया ना बच्चों। क्लियर है ये बात? तो इस प्रकार ये दोनों ही डायग्राम, ये भी अब अमीटर का है और ये तो अमीटर का है ये बच्चों, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कैसे परिवर्तित किया जाता है। किसी धारामापी के समांतर क्रम में अत्यल्प मान के शंट प्रतिरोध को संयोजित कर उसे वांछित परास के किसमें? अमीटर में परिवर्तित किया जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आपको न्यूमेरिकल में भी लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो किसी धारामापी के समांतर क्रम में क्या लगाएंगे? शंट लगाएंगे, तभी वो किस में कन्वर्ट होगा? अमीटर में। तो शंट तो लगता है समांतर क्रम में, और वास्तविकता में ये पूरा अमीटर कौन से क्रम में लगता है? परिपथ में, श्रेणी क्रम में। अमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में लगता है, जबकि अमीटर को बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में क्या लगाया जाता है? शंट लगाया जाता है। ठीक है ये बात। तो ये समझ में आ गया होगा आपको आसानी से, ठीक। अब इसके बाद में ये भी पूछा जाता है कि किसी भी अमीटर का परास कैसे बढ़ाया जा सकता है। परास बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि अमीटर ज़्यादा रीडिंग नाप पाए, कि कोई अमीटर जो है वो 3 एम्पियर ही ज़्यादा से ज़्यादा नाप पाता था, अब मेरे को ऐसा बनाना है कि वो 6 एम्पियर तक नाप पाए। तो फिर कैसे बढ़ाया जाता है? तो ये बात ध्यान में रखना कि जितना ज़्यादा इस शंट का मान कम होगा, ये जो शंट प्रतिरोध है ना, ये जितना कम होगा उतना ही इस अमीटर की परास ज़्यादा होगी। ये लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या भाई? शंट प्रतिरोध के मान को कम करके अमीटर की परास
बढ़ाई जा सकती है या बढ़ाई जाती है ना। ये S का मान जितना कम होगा, S का मान जितना कम होगा, परास उतनी ही क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। ये बात ध्यान में रखने लायक है। चलो तो ये भी डन हुआ। अब देखो नेक्स्ट, हो गया ना ये। चलिए हाँ, अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हमारे पास में वो कुछ ऐसा ये अब हमें क्या निकालना है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी अपन ने जस्ट यही किया है कि अगर इसमें आई धारा जा रही है तो गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा होगी Ig और इसमें प्रवाहित धारा होगी Is। और हमने ये भी लिखा था कि Ig प्लस Is बराबर क्या होगा, I होगा, मूल धारा। तो फिर यहाँ से अगर मैं Is निकालूँ तो Is बराबर क्या होगा, I माइनस Ig, यही तो होगा। ठीक, तो यहाँ से वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इसके सिरों पर विभवपतन, इसके सिरों पर विभवपतन कितना है, Ig इंटू जी बराबर होना चाहिए इसके सिरों पर विभवपतन, इसके सिरों पर विभवपतन कितना होगा, Is इंटू एस। Is का मान मैं वहाँ से रख सकता हूँ क्या भाई, I माइनस Ig इंटू क्या एस बराबर क्या बच्चों, Ig इंटू जी। अगर मेरे को उस शंट प्रतिरोध का मान निकालना है तो मैं आसानी से उस शंट प्रतिरोध का मान निकाल सकता हूं। एस बराबर क्या होगा, इसका भाग लगा दूं क्या, Ig बटा I माइनस Ig, और ये किससे गुणा होगा, जी से। ऐसा ही तो होगा, इसका भाग लग जाएगा यहाँ पर, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से क्या निकाला जाता है, वो शंट निकाला जा सकता है। आप Ig भी निकाल सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ से अगर आप Ig निकालोगे तो क्या आएगा, I माइनस Ig इंटू जी इंटू एस। चलिए, तो ये तो बाद की बात है, लेकिन ये बात ध्यान में रखना, शंट प्रतिरोध का मान यहाँ से निकाला जाता है। इस तरीके से आप शंट प्रतिरोध का मान आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको कुल धारा और धारा मापी में प्रवाहित धारा का मान क्या है पता है तो। ठीक, तो इससे शंट निकाला जाता है। एक ये और है कि अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा। तो अमीटर कौन सा है, ये अमीटर है या फिर ये पूरा अमीटर है, आंसर है ये पूरा अमीटर है बच्चों। तो अमीटर का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, चलो वो भी निकाल देते हैं। अमीटर का तुल्य प्रतिरोध, अमीटर का तुल्य प्रतिरोध तो हम बोलेंगे कि ये कौन से क्रम में है, आंसर है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध कैसे निकाला जा सकता है, RA, अमीटर का तुल्य प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर RA, समांतर क्रम में R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R1 R2 G इंटू एस बटे R1 प्लस R2, इसका मतलब G प्लस एस, यही तो होगा। अब आपको ये भी पता है, ये तो वास्तविक हो गया, इतना होता है। आपको ये भी पता है कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, किसकी तुलना में, शंट की तुलना में। तो फिर ये जो नीचे शंट प्रतिरोध से जुड़े चाहे घटे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गुणा होने पर तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन जुड़ने और घटने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक, तो अगर ऐसा है बच्चों तो फिर इस RA का लगभग मान क्या होगा, आंसर है GS बटा नीचे क्या G से G कैंसिल कर दीजिए बच्चों। अमीटर का जो प्रभावी प्रतिरोध होता है वो शंट के प्रतिरोध के लगभग बराबर होता है। इसका मतलब अगर शंट का प्रतिरोध कम करेंगे तो अमीटर का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे उसकी परास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखने लायक है ना, ये ध्यान में रखिएगा कि पहला तो ये अमीटर का वास्तविक प्रतिरोध तो ये होता है, लेकिन वो शंट के प्रतिरोध के निकट ही होता है, ये बात ध्यान में रखने लायक है। डन हो गया। तो किसी भी धारा मापी को कैसे अमीटर में परिवर्तित करते हैं बच्चों, धारा मापी के समांतर क्रम में अत्यल्प परिमाण का शंट लगा करके। ठीक है, हो गया कन्वर्जन, इतना ही था ये। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है,
ये समझ में आ गया ना, ये दोनों ही डायग्राम है। नेक्स्ट अगला, वोल्टमीटर में परिवर्तन। धारा मापी का किस में परिवर्तन कर रहे हैं बच्चों? वोल्टमीटर में कर रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वोल्टमीटर कौन से क्रम में लगता है। कौन से क्रम में लगता है बच्चों? परिपथ में समांतर क्रम में, प्रतिरोध के समांतर क्रम में लग रहा था। टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है धारा मापी का, आज का लास्ट है भाई। धारा मापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। हाँ भाई, क्या होगा बच्चों? तो सबसे पहले अपन ने वोल्टमीटर को समझा कि वास्तविकता में वोल्टमीटर है क्या। तो वोल्टमीटर की थ्योरी में आप क्या लिख करके आएंगे? वोल्टमीटर विभवांतर को नापता है, यही तो करता है। तो हम बोलते हैं परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर के मापन में किसका उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर वोल्टमीटर को कैसे लगाते हैं? समांतर क्रम में। इसे परिपथ में युक्ति के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। है ना, ये कुछ ऐसा बच्चों। यहाँ पर तो अपन अमीटर लगा रहे थे, मैं उसका छोटा सा भाग ही बना रहा हूँ। ये प्रतिरोध था और प्रतिरोध के यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? वोल्टमीटर लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये वोल्टमीटर समांतर क्रम में लगा हुआ है प्रतिरोध के, मतलब इस युक्ति के समांतर क्रम में लगा हुआ है। ये समांतर क्रम में क्यों लगाया जाता है? ताकि इससे बहुत कम मान में धारा प्रवाहित हो सके। ये बात ध्यान में रखना, वोल्टमीटर के अंदर प्रवाहित धारा का मान न्यूनतम होना चाहिए। अगर इसमें प्रवाहित धारा का मान न्यूनतम हो बच्चों, तो क्या होना चाहिए बच्चों? हम बोलेंगे कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होना चाहिए। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। ठीक है, अगर इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा तो इससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो ये बात ध्यान में रखना, एक वास्तविक वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। एक वास्तविक वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, अत्यधिक होता है, जबकि आदर्श का अनंत होगा तो धारा जाएगी ही नहीं वोल्टमीटर से। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। तो हम आदर्श की बात कर रहे हैं। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होगा तो उसमें से कोई धारा जाएगी नहीं, जबकि आदर्श नाम का कोई वोल्टमीटर है नहीं। आदर्श वोल्टमीटर की जगह हम विभवमापी का उपयोग करते हैं, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, है ना। चलिए, तो ये ध्यान में रखेंगे। ये वोल्टमीटर के लिए थ्योरी आ गई। अब कन्वर्जन कैसे करेंगे? तो अब हमें उस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। क्लियर है ये बात? तो क्योंकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत है अगर आदर्श का, और वास्तविक का बहुत ज़्यादा होता है, तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध को हमें अब क्या करना पड़ेगा? बहुत बढ़ाना पड़ेगा। प्रतिरोध को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हम बोलते हैं कि श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध जोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। समांतर क्रम में जोड़ते हो तो प्रतिरोध कम होता है, जबकि श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, सभी को पता है। तो इस केस के अंदर, मतलब जब वोल्टमीटर में हम परिवर्तन करेंगे ना, वोल्टमीटर में परिवर्तित करेंगे,
तो फिर हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि गैल्वेनोमीटर के, समझना अब इस चीज को, किसी धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च परिमाण का क्या लगाया जाए, प्रतिरोध लगाया जाए, तो उसे किस में परिवर्तित किया जा सकता है, वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखें। हम क्या लिखेंगे अब, रूपांतरण देखो किस तरीके से लिखा जाएगा, किसी धारा मापी के श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, अत्यधिक परिमाण का प्रतिरोध या फिर उच्च प्रतिरोध संयोजित कर उसे वांछित परास के वोल्ट मीटर में बदला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर ये गैल्वेनोमीटर है ना, और तो गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में, तो इसके श्रेणी क्रम में आप एक प्रतिरोध लगाएं और ये प्रतिरोध क्या होगा, RH, उच्च प्रतिरोध होगा, ठीक है। इसको जोड़ने पर ये जो गैल्वेनोमीटर है बच्चों, ये गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एक वोल्ट मीटर में। ये पूरी युक्ति क्या है, वोल्ट मीटर है। अब देखो ये आपकी किलकित कुंडली धारा मापी थी, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में। तो आप देखो गैल्वेनोमीटर, तो ये गैल्वेनोमीटर, और T2 से पहले आपको क्या जोड़ना है, एक उच्च प्रतिरोध। ये उच्च प्रतिरोध है बच्चों, है ना, इस उच्च प्रतिरोध को जोड़ना है। तो आप क्या करो, ऐसा, सिर्फ इतना ही करना है इस डायग्राम में, यहां पर एक उच्च प्रतिरोध लगा दीजिए RH, और ये T2 आपका था ही, ठीक है। इस तरीके से अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, आंसर है अब ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो वही किलकित कुंडली धारा मापी अमीटर में भी कन्वर्ट हो रही थी, और वही किलकित धारा मापी किस में, वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट हो रही थी। किस तरीके से, वोल्ट मीटर में तो उच्च प्रतिरोध को लगा करके, अमीटर में कैसे, शंट को लगा करके समांतर क्रम में, ठीक। ये डन हो गया। चलिए, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे इसमें धारा आई जा रही है, तो गौर करने वाली बात यह है कि चूंकि ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, तो इसमें भी धारा आई जाएगी, इसमें भी धारा आई जाएगी। तो T1 और T2 सिरों के मध्य विभवांतर V बराबर क्या होगा, आंसर है I, और ये होगा G प्लस क्या बच्चों, RH, ठीक है। तो ये जो I है, यही धारा किस में जा रही है, गैल्वेनोमीटर में, तो हमने बोला IG, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो ये होगा V बटा IG बराबर क्या, G प्लस RH, आ गया। अब मेरे को अगर ये उच्च प्रतिरोध निकालना है, RH निकालना है, तो RH बराबर क्या होगा, V बटा IG, और ये G को इस तरफ लेकर के चले जाओ माइनस का। इस प्रकार से आप उच्च प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा उच्च प्रतिरोध लगाना चाहिए। फिर वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कुल कितना होगा, ये तो हम लिख रहे हैं वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध लिखेंगे RV, है ना। अब RV क्या होगा, ये दोनों, यही तो वोल्ट मीटर है, और ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, G प्लस RH होगा क्या, यही वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है बच्चों, G प्लस RH। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध प्लस जो उच्च प्रतिरोध आप लगा रहे हो उसको जोड़ना होता है। अब आपको ये भी पता है कि G का मान, समझना, बहुत कम है इस केस में, किससे, उच्च प्रतिरोध के से।
उच्च प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा है, जी का मान बहुत कम है, तो फिर जी को चाहे जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब इस केस के अंदर एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध लगभग बराबर होगा जो आप उच्च प्रतिरोध संयोजित कर रहे हैं ना उसके, लगभग बराबर। वास्तविकता में तो ये है, और लगभग बराबर में आप ये मान सकते हो कि जो उच्च प्रतिरोध आप लगाते हैं वही वास्तविकता में वोल्टमीटर का प्रतिरोध माना जा सकता था। ठीक है ये बात। तो इस तरीके से वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वोल्टमीटर वाला कन्वर्जन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब ये थोड़ा सा ध्यान में रखने लायक बात है। क्या? ये थोड़ा बेसिक लॉजिक है बच्चों कि गैल्वेनोमीटर में रीडिंग कहाँ से चालू होती है? 0 से, जबकि एक वोल्टमीटर या अमीटर में रीडिंग कहाँ से चालू होती है? 0 से। तो जब आप गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर या अमीटर में कन्वर्ट करें तो फिर ये जो आप ये बनाएंगे ना, ये पॉइंटर आप 0 से चालू कीजिएगा। फिर यहाँ पर आप 1 2 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पॉइंटर कहाँ पे? 0 से। बीच में मत कर देना 0 को, 0 एक तरफ होता है, या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ। वैसे तो आप देखोगे तो ऐसा चालू होगा स्केल, यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3 एम्पियर या 3 वोल्ट, जो भी आप बना रहे हैं। ठीक, लेकिन यहाँ से 0 चालू होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, बीच में मत रख देना, पता चले इस तरफ भी रीडिंग लिख रहे हो उस तरफ भी रीडिंग लिख रहे हो, किसमें? वोल्टमीटर या मीटर में, वो मत करना। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में लायक थी। हाँ भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। अब एक पॉइंट ही बचा हुआ है, वो है त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों तो फिर उस त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र को भी देख लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या करना है, अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो रेशो वापस से बढ़ गया है बच्चों, क्योंकि देखने वालों की संख्या शायद बढ़ गई। आप लोगों ने अच्छा शेयर किया इस चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, क्या करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे। आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करना बनता है बच्चों। ठीक है, और आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको पता है व्हाट्सअप नंबर मेरे क्या है, व्हाट्सअप नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप अपना डेटा पूरा देंगे, आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, जिस स्कूल से हैं वो लिखें, कहाँ से हैं वो लिखें। ठीक है, ये पूरी की पूरी चीज़ लिख करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और उस ग्रुप के अंदर सिर्फ हम पढ़ाई की ही बात करते हैं, नॉर्मल डिस्कशन वही चलता है, ये बात ध्यान रखना। तो जिसको पढ़ना है वो ग्रुप से जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।